So, once again, hello guys, welcome to the Legit Talk show. And yesterday, I've already told you guys about that amazing personality who is the founder of the YEF Foundation, that is Youth Empowerment Foundation. And he is live, he is going to join us right now. So, again, welcome to the Legit Talk show, and let's know the unknown. And now Yeah. it's Tuesday. Yes. Hello, sir. Yeah, thanks for inviting me. For sure, sir. The thing is, थोड़ा सा connectivity issues हो जाते हैं. It's okay. Sir, are you able to hear me? Yeah, your voice is clear. My voice is okay. Yeah, I can hear you very properly. Okay. Okay. So, sir, are you ready for the interview? Yes, I am ready for sharing my experience and it helps others to learn and grow. Yes. Yes, sir. वही एक मोटो है सर क्योंकि it's an NGO, so basically people would love to know what happens actually in NGO. जो लोगों का thinking है उससे काफी अलग होता है NGO का काम. So let's aware them about this and let's know your story, sir. Yes. Uh, Okay. Tell so, something about yourself, sir. अपने बारे में कुछ yeah, बताइए. ये जो NGO है, this is a people movement, YF, Youth Empowerment Foundation. And it was inspired by my own journey, how I raised myself from. कैसे इस फैक्ट्री में काम करने वाला एक बच्चा दूसरे बच्चे की हेल्प करना चाहता है और वो कुछ जी. एक इतना बड़ा स्ट्रक्चर बन जाता है कि आज हमने हजारों फैमिली को हेल्प किया इस कोविड के टाइम में और कोविड से पहले भी हजारों बच्चे जो हैं हमारे प्रोग्राम से उनको बेनिफिट मिलेगा। हजारों यूथ इस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हैं जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझ के सोसाइटी के लिए कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, अपने स्किल्स को बिल्ड कर रहे हैं और ये सब जी. सिर्फ एक मोटिव के वजह से संभव हुआ है कि टू टेक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम लोग सिर्फ अपने फैमिली पे जिम्मेदारी तक लिमिटेड रहते हैं, लेकिन जब हम दूसरों की जिम्मेदारियां लेते हैं, दूसरों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, तो एक जी. गजब का स्ट्रेंथ बिल्डअप होता है। और इसी Yeah. बेस पे मैंने इस ऑर्गेनाइजेशन को और मैंने अपनी लाइफ को यहाँ तक लाया है। मैं फैक्ट्री में काम करता हुआ बच्चा था, बहुत गांव से, इंडिया के बहुत रिमोट पार्ट से मैं दिल्ली आया था। मुझे फैमिली को सपोर्ट करना था, बहुत अर्ली एज में मैंने पढ़ाई लिखाई छोड़ दिया और जी. मैंने एक फैक्ट्री ज्वाइन किया। बहुत सालों तक मैंने वहाँ पे काम किया, सुबह 7 बजे 8 बजे से रात के 12 बजे तक वहाँ पे काम करते। तो होता ऐसा था कि कभी हम लोग वर्कर्स के साथ काम करते थे जी. और चाय बाहर से लाना होता था, कभी 10 11 बजे और शाम में 3 4 बजे। तो वो लोग हमें चाय लेने नहीं भेजते थे क्योंकि उनको पता लग जाता कि इस फैक्ट्री में एक बच्चा काम कर रहा है और फैक्ट्री में ताला हाँ. लग जाता। तो बिल्कुल हम लोग बंद होके काम करते थे उस फैक्ट्री के अंदर। और सेम स्टोरी थी सभी की जो हमारे साथ काम कर रहे थे। तो मुझे जी. ये था कि इन सबकी लाइफ को कैसे उठाना है और मैंने उस लेवल पे कोशिश किया जहाँ पे मैं था। जिस समय मेरे पास ना एजुकेशन थी, ना मेरे पास एज था 18+ वाला, ठीक है, ना जी. मेरे पास रिसोर्सेज थे, ना मेरा कोई कांटेक्ट था, कुछ भी नहीं था। तब भी मैंने कोशिश किया कि नहीं, मेरे से जैसे जो बच्चे हैं जिनकी लाइफ खराब हो रही है इनको उठाना, इनको पढ़ाना। जी. तो उसके बाद से मेरे अंदर एक स्ट्रेंथ आया और मैंने फिर खुद को बिल्ड करना शुरू किया कि मैं और क्या कर सकता हूँ कि किसी और के काम आ सके। मैं किस मैं कुछ और एक्स्ट्रा क्या कर सकता हूँ। जी. और इसी सिलसिले में फिर मैंने पढ़ना लिखना दोबारा से स्टार्ट किया। काफी साल बाद, 5 6 साल बाद मैंने फिर 9th 10th किया। फिर मैंने कुछ कंप्यूटर कोर्स सीखा। तो इस टाइम में भी उसमें उन सबके कांटेक्ट में था जो लोग उस कदर जो अपने लाइफ में फंसे हुए थे, जो बच्चे थे, जो फैक्ट्री के वर्कर्स थे। और वो एक सिटी में, दिल्ली एनसीआर में बहुत सारी फैक्ट्री थी जहाँ पे मैंने काम। सुबह हम जी. लोग 6 बजे निकलते थे साइकिल से, 20 25 किलोमीटर जाते थे, वो 10 12 साल की वजह से।
तो आज मैं सोचता हूँ कि इतना कैसे कर लेता था, अभी वो सोच के बहुत बुरा लगता है। जी तो जब जब एक स्ट्रेंथ आती है ना किसी और के लिए कुछ करने का, वो बहुत बहुत बड़ा होता है, उसके सामने कोई प्रॉब्लम प्रॉब्लम नहीं है। और एकदम सही। फिर मैंने, ये काफी बड़ी स्टोरी है, कुछ वर्ड्स में कवर करना पॉसिबल नहीं है, मैं जिस्ट बताता हूँ। फिर मैंने इंजीनियरिंग किया, मैंने इंजीनियरिंग का एंट्रेंस दिया उस फैक्ट्री में काम करते हुए, और मेरा फर्स्ट रैंक था दिल्ली आईटी यूनिवर्सिटी इंजीनियरिंग एंट्रेंस में। तो इतना ज्यादा कैसे हो सकता है, जब जो जो लोग रेगुलर मेहनत करते हैं वो एंट्रेंस भी क्लियर नहीं कर लेते, जो 8 घंटा काम करके शाम के 4 घंटा पढ़ता है वो एंट्रेंस निकालता है। तो इसके जी पीछे ये था कि उसकी इम्पोर्टेंस को समझना। कि कई बार हम फेल इसलिए हो जाते हैं कि हमारे एफर्ट्स कहीं ना कहीं उसके इम्पोर्टेंस को नहीं समझता। तो मैंने जी उसको समझा था कि अगर मैंने ये कर लिया तो हम तो अपने फैमिली के 4 लोगों के भले के लिए करते हैं, लेकिन मेरे मन में था कि ये 1,000 लोग हैं, ये 50 हजारों लोगों की कम्युनिटी है, मुझे इसके लिए काम करना था। तो मेरे लिए वो ज्यादा स्ट्रेन था, मैंने उसको बहुत जी सीरियसली लिया, और फिर वो सब हुआ। फिर बाद में कुछ संस्थाओं ने मेरा भी मदद किया, मैंने कुछ लोगों से कुछ कलेक्ट करके फीस दिया, फिर 3-4 साल का वो कोर्स किया। इस सब बीच में मैं कुछ ना कुछ तो करता ही रहा सोसाइटी के लिए, कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन के साथ, कहीं ना कहीं एनजीओ के साथ, ग्रामीण जो रूट लेवल पे थे इन सबके साथ जुड़ा रहा। तो हमेशा कभी ये चेन ब्रेक नहीं हुआ। जिस लिए जी मैंने पढ़ाई किया था, जिस लिए मैंने खुद को उठाया था, उसको मैंने हमेशा अपने साथ रखा। फिर बाद में 2017 में हमने फिर उसको एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में रजिस्टर किया। तो वहाँ के हमारे नाम सिलेक्शन में भी हम लोग ऑर्गेनाइजेशन का क्या नाम दें, वो भी वो भी बहुत सोच के कि मतलब हम बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं, लेकिन बच्चे जी पढ़कर जब युवा बनते हैं, उनके लाइफ में असली प्रॉब्लम तो तब शुरू होती है। उनको समझ नहीं जी आता है क्या करें, उनको वो ड्रग्स लेते हैं, वो सुसाइड करते हैं, वो स्ट्रेस में जाते हैं, वो डिप्रेशन में जाते हैं। तो इसीलिए हमने बोला कि पहले यूथ को संभालें। तो अगर हमारे जो युवा हैं, जो यूथ हैं वो संभले, वो सोसाइटी को खुद ही संभाले, तो किसी और जगह पे काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो यूथ था हमने उसको पकड़ा, फिर हमने यूथ एम्पावरमेंट बनाया, और आज हजारों हजारों यूथ यहाँ से जुड़ के अपने लाइफ को अपलिफ्ट कर रहे हैं, और दूसरे के लिए भी बहुत कुछ कर रहे हैं। जी तो इंडिया ये का एक छोटा तो सा यूथ ही जर्नी बहुत था। ज्यादा पावरफुल है। जी तो आपने सारी यूथ को टारगेट किया है कि अगर उन लोगों को अगर हम लोग समझाएंगे, बताएंगे, सिखाएंगे तो शायद बहुत सारे चेंजेस आ सकते हैं। हाँ, क्योंकि उनके अंदर इनफाइनाइट पोटेंशियल है, कोई जी डायरेक्शन देने वाला चाहिए, कोई बताने वाला चाहिए कि करना है। जी ठीक है, हम सिर्फ बताते नहीं हैं, हम उसको ट्रेनिंग भी देते हैं, हम उसको तैयार करते हैं, हम उसको रेडी जी करते हैं कि नहीं, तुम्हारे लिए ये जरूरी है, तुम अभी ये करो, और इसके इम्पैक्ट से तुम इतने लाइफ में चेंज ला सकते हो। और वो छोटे छोटे बच्चे हमारे ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे लोगों की हेल्प कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों के लिए लाइफ लाइन से दिया। अभी कोविड के टाइम में जब हॉस्पिटल्स नहीं रहा मिल रहा था, बेड नहीं मिल रहा था, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था, हमारी पूरी टीम दिन रात कॉल पे करके कितने लोगों की हमने जान बचाई। उसमें कुछ बड़े कोई एक्सपर्ट लोग नहीं थे, ठीक है, जी और ना किसी एक्सपर्ट लोगों की जरूरत है। अगर आप कुछ करना चाहते हैं और आप प्रयास करते हैं तो एक्सपर्टीज खुद ही आ जाती है। तो एकदम सही। यही यही मतलब हमारा एक मेन मोटिव जो है, जो हमारा जी फंडामेंटल है कि डू एंड लर्न। यस वेरी राइट। तो सर इतना बड़ा फाउंडेशन आप चला रहे हैं तो इसमें काफी वॉलंटियर्स, रिप्रेजेंटेटिव्स, हेल्पर्स, तो इतना बड़ा सक्सेस आपको फाइनली मिल गया है काफी सालों की मेहनत के बाद। तो बेसिकली ये फाउंडेशन शुरू कैसे हुआ, इतने लोग आपके फाउंडेशन में इन्वॉल्व हुए कैसे? हाँ, इस सब का एक ही रीजन है और एक ही सोर्स है कि जो मैंने अपने लाइफ में किया था, सेम चीज को मैं इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ, वो मैं दूसरे के लाइफ में रेप्लिकेट कर रहा हूँ। कुछ भी ऐसा नहीं है कि हमने कहीं से पढ़ा और आके इधर किया, कुछ भी ऐसा जी नहीं है कि हमने कहीं देखा और वो आगे किया। यहाँ पे सब कुछ वैसा है जो हमारे जीवन में घटा, जो हमने जी एक्सपीरियंस किया, और उसी एक्सपीरियंस को हमने एक प्रैक्टिकल अप्रोच दिया। जी तो अब आपको मेरे लाइफ का पता है स्टोरी कि मैं कहाँ था, एक बच्चा जो फैक्ट्री में रहता है। आज मैंने दुनिया के कम से कम 15 देश का ट्रेवल किया, पूरा यूरोप की कंट्रीज, अफ्रीका,
मिडिल ईस्ट, ठीक है, इन इन सारे कंट्री में मैं जाके और मैंने जो अपनी एक्सपर्टीज है उससे उस कंट्री के सिस्टम को सर्व किया। पावर सेक्टर में मैं काम करता हूँ, इंजीनियर हूँ। तो एक एक कारपेंटर, एक छोटा चाय देने वाला बच्चा या फैक्ट्री में सफाई करने वाला बच्चा, ठीक है, वो अगर इतना कुछ कर सकता है तो बाकी लोग जिसके पास रिसोर्सेज हैं वो क्यों नहीं कर सकते? तो ये सेम जो मेरी लर्निंग थी मेरे लाइफ से, वो मैं आज दूसरों के लाइफ में उतार रहा हूँ कि नहीं, तुमको ये भी करना है और इसके साथ तुम ये भी कर सकते हो। जब तुम बड़ी जिम्मेदारी लोगे, बड़ा कुछ करने का एक जज्बा आएगा तुम्हारे अंदर, जी। ज्यादा घंटे तक काम कर सकते हो। और मैं देखता हूँ हमारे टीम में लोग ज्वाइन करते हैं, डरते हैं कि अरे मेरी पढ़ाई खराब हो जाएगी, अरे मेरा करियर खराब हो जाएगा, मैं सोसाइटी के लिए अभी थोड़ी काम करूंगा, मैं पहले नौकरी कर लेता हूँ। लेकिन जब ये जी। काम करते हैं यहाँ पे, तो मैं देखता हूँ कि यही लोग सुबह और रात हमेशा अवेलेबल रहते हैं और अपने एकेडमिक्स में भी अच्छा परफॉर्म करते हैं। क्यों? क्योंकि जी। इनको वही वाली रिस्पॉन्सिबिलिटीज का एहसास होता है जो मेरे पास था, और जिसके दम पे मैंने काम करते हुए इंजीनियरिंग में भी फर्स्ट रैंक लाया था एंट्रेंस। हम्म। तो वो सेम मैं दूसरे के लाइफ में इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ, जो मेरा एक्सपीरियंस है। तो इसीलिए यही इसका मतलब कोर है, स्ट्रेंथ है। कुछ भी हम लोग थ्योरेटिकल नहीं कर रहे हैं, कुछ भी हम लोग देख के नहीं कर रहे हैं। जो हमने एक्सपीरियंस किया, वो एक्सपीरियंस हम दूसरे के लाइफ में ला रहे हैं और वो फिर आगे उसको रिपल कर रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा सिलसिला जुड़ चुका है और वही लोग इसको जी। चला रहे हैं। तो इसमें कोई भी ऐसा गवर्नमेंट का सपोर्ट, कोई भी बड़े लोगों का सपोर्ट, कोई भी कॉर्पोरेट का सपोर्ट या कोई भी एक्सपर्ट लोगों का सपोर्ट, एक भी आदमी ऐसा नहीं आपको हमारे इसमें मिलेगा इस पूरे प्रोजेक्ट के अंदर की जो जिसका 5 साल का एक्सपीरियंस हो, या जो सैलरीड है, या जी। या जो एक्सपर्ट है किसी फील्ड का। हम लोग नॉर्मल लोगों को लेते हैं और उसको एक्सपर्ट बनाते हैं। और ऐसे 100 एग्जाम्पल होंगे हमारे पास, जो नॉर्मल था और आज वो एक बहुत बड़ी पर्सनालिटी है। उसके पीछे सैकड़ों लोगों का काफिला उसके साथ काम कर रहा है और वो समाज में बहुत जी। बड़ा बदलाव। तो बहुत यही अच्छा काम कर रहे हैं सर आप। मतलब कौन इनिशिएटिव लेता है लोगों के लिए कुछ करने के लिए, क्योंकि इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है। फंड्स का प्रॉब्लम आता है, वक्त का प्रॉब्लम आता है। अगर फैमिली है तो फैमिली को कैसे टाइम दे, बाहर हमेशा घूमे और लोगों को हेल्प करने के बारे में एक मोटिव रखे। कंटिन्यू करना मुश्किल होता है, लेकिन आपने जब से ये जिम्मेदारी ली है आप अभी तक इसको कंटिन्यू कर रहे हैं और काफी अच्छा आपने इसको ग्रो किया है। थैंक यू सो मच सर। क्योंकि कहते हैं कि जहाँ जो आप चाहते हो, जहाँ चाह वहाँ है। तो हमने हमने अंदर से सोचा कि हमें कुछ ऐसा करना है, क्योंकि प्रॉब्लम जी। जो मैंने फेस की थी उसी प्रॉब्लम को मैं फिक्स कर, ठीक है। बिल्कुल। एक प्रॉब्लम जो मैंने मेरे लाइफ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि आप भी सोच सकते हैं, जो लोग उस जगह पे काम कर रहा होता है फैक्ट्रियों में, उसका कनेक्शन कितने लोगों से हो। क्या उसके संपर्क में कोई ऐसे होंगे जो इंजीनियरिंग कर रहे हैं? क्या उसके संपर्क में कोई ऐसे रिलेशन में होंगे जो जो मेडिकल कर रहे होंगे, लॉ कर रहे होंगे? नहीं होंगे। तो नहीं। उसको अगर कोई गाइडेंस चाहिए तो वो किससे पूछेगा? किसी से नहीं पूछेगा, कोई है नहीं, ठीक है। और आज से 15 साल पहले तो इतना टेक्नोलॉजी का भी एक्सेस नहीं था कि गूगल पे सर्च कर लो, ठीक है। जी। इवन गूगल सर्च भी हमेशा आदमी को सही गाइड नहीं करता है, वहां पे भी बहुत सारा मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन है, ठीक, आदमी जी। और कंफ्यूज हो जाता है। तो ये जो प्रॉब्लम थी, किससे पूछें और कौन हमें बताए कि क्या करना चाहिए, क्या करना है, क्या नहीं। उस उसमें हमने बहुत धोखे खाए थे। मैं कभी कभी कहीं कोई इश्तेहार लगा है, कभी कोई कोई न्यूज़पेपर में कुछ आया है वो पढ़ लिया, कभी कॉल कर लिया, कभी आप समझ नहीं आता था कुछ भी। हर चीज मैंने ट्राई किया कि चलो, जी। कोई बोलता था कि तुम ये कोर्स कर लो तुम्हारी जॉब लग जाएगी। अब मैं उसके वहां पे फिर फीस भर रहा हूँ। फिर वो बोलता था कि तुम्हारे पास फीस के पैसे नहीं, तुम्हारे यहाँ काम कर लो। फिर वहाँ 8 घंटा काम भी कर लेते थे, उसके यहाँ सब कुछ कर देते थे, सफाई वफाई भी कर देते थे। तो ये सब करके स्ट्रगल करके मुझे ये था कि मैं कुछ सीखूं, कुछ समझूं, कुछ जानूं, जी। कुछ मुझे नॉलेज मिले। और ये बहुत बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट था, बहुत सारे लोगों का हिम्मत टूट जाता है। और ये सेम जी। मैंने 10 साल तक किया, एक एक दो दिन नहीं किया, मतलब सालों साल लग गया कि किसी एक चीज को समझने में। और वो चीजें बहुत सिंपल थी, शायद मुझे कोई गाइड करने वाला होता, शायद मुझसे कोई बात करने वाला होता, शायद कोई सही टाइम पे कोई कोई कनेक्शन होता, कोई ऐसा जगह होता, या कोई गवर्नमेंट की भी ऐसी कोई स्कीम होती जिसमें मैं पूछ सकता था कि हाँ, मुझे
मैंने 10th किया और मेरे को 12th करना है, मुझे कौन सा कोर्स लेना चाहिए, किधर जाना चाहिए, किससे हेल्प लेना चाहिए, तो ये मिला नहीं और उसके वजह से बहुत एफर्ट्स जो है वो वेस्ट हुए थे। ठीक है, जी हालांकि वो सारे एफर्ट्स में लर्निंग था, लेकिन वो मैं था जो कर लिया, हर कोई नहीं कर सकता। जी और बिल्कुल। बच्चे उसी हालत में उसी फैक्ट्री में रह जाए। तो हमने एक जो 24/7 हेल्पलाइन लॉन्च किया है, 9800602160। तो इस हेल्पलाइन में बहुत सारी सर्विसेज हैं कि किसी को मेडिकल इमरजेंसी में सपोर्ट चाहिए, किसी को जॉब नहीं है और घर में खाने के लिए नहीं है, ग्रोसरीज और फूड चाहिए, किसी को डिप्रेशन हो रखा है, स्ट्रेस है और उसको काउंसलिंग करने वाला कोई नहीं मिल रहा है, कहीं ऐसा नहीं मिल रहा है जो बात शेयर करे। तो ये सब चीजें मेरे लाइफ में घटित हुई, ये सब जो मेरे लाइफ के बैड एक्सपीरियंसेस थे, जहाँ पे मुझे कोई नहीं मिला था हेल्प करने वाला। तो आज मैंने उसी प्रॉब्लम को फिक्स किया है। मैंने एक हेल्पलाइन बनाया जहाँ पे वो बच्चे आज कॉल करके पूछ सकते हैं कि सर मैं इस जगह इस फैक्ट्री में काम कर रहा हूँ, मुझे यहाँ से निकलना है, मेरा जो मालिक है वो मुझे यहाँ से निकलने नहीं दे रहा है, या मैं एक काम कर रहा हूँ साथ साथ में मैं पढ़ भी रहा हूँ, मुझे कौन सा कोर्स करना है, मुझे कौन सा एग्जाम देना है, मुझे कहाँ से बुक मिलेगी, मुझे पैसे का मदद चाहिए, मुझे बुक चाहिए, वो सब कुछ आज हम देने के लिए तैयार हैं और हम सक्सेसफुली दे रहे हैं हजारों फैमिली के लिए। तो ये जो हेल्पलाइन है वो एक, एक तरह का उस सारे प्रॉब्लम का हल है, सॉल्यूशन है जो मैंने लाइफ में फेस किया था और जो प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर सकती है। जी। तो बहुत ही अच्छा था ये कि लोगों को भी नंबर पता चलेगा, तो द थिंग इज किन्हीं किन्हीं लोगों तक ही पहुंच पाएगा। तो आपका मेन मोटो होगा कि आपको इस फाउंडेशन के बारे में बाहर तक बात पहुंचानी है। तो आप किस तरीके से आप ये बातें बाहर तक पहुंचाते हैं? देखिए अभी तक भी ये एक रिपल फैक्टर यहाँ पे काम कर रहा है। मैं अकेला स्टार्ट किया था, कोई भी नहीं था, कुछ भी नहीं था जब मैंने स्टार्ट किया। बाद में जी मेरे साथ मेरा एजुकेशन ऐड हुआ। ठीक है, मैंने ग्रेजुएशन किया। ठीक है, बाद में मेरी जॉब लगी तो फाइनेंसेस भी आए। ठीक है, मैंने जी कुछ पैसे भी कमाए। ठीक है, फिर बाद में मैंने बाहर बहुत सारी कंट्रीज घूमा, तो वहाँ की चीजों को देखा तो मेरे एक्सपीरियंस भी ग्रो हुए। ठीक है, जी अब कुछ लोग हमारे साथ जुड़े तो एक टीम बनी। ठीक है, 20-25 लोगों की टीम बनी। आज उसी टीम से हमारे पास 500 से ज्यादा वॉलंटियर हैं जो सोशल चेंज के लिए काम कर रहे हैं। तो इसी तरह ये जो वॉलंटियर है, इनसे हजारों लोग और जुड़ेंगे और अपने आप जी ही ये स्प्रेड हो जाएगा, ये गांव गांव घर घर में स्प्रेड हो जाएगा। और जिसको भी नीड होगी हम उसके लिए सारी फैसिलिटीज अवेलेबल करेंगे, सब कुछ करेंगे। बस इंसान के अंदर खुद से लड़ने का और उठने का जज्बा होना चाहिए। रिसोर्सेज जी की कमी हम नहीं करेंगे। अगर कोई बच्चा ये बोलता है कि मैं ये एंट्रेंस क्लियर करके आया हूँ और मेरा 50,000 एडमिशन चाहिए और पूरा नहीं हो रहा है, मेरे घर में कोई नहीं देने वाला है, हम लोग वो देंगे। बस वो अपने जो है कर्म है उसके प्रति ऑनेस्ट होना चाहिए, वो मेहनत करने वाला होना चाहिए। ठीक है, वो उसको इम्पोर्टेंस समझने वाला होना चाहिए। रिसोर्सेज की कमी हम किसी के केस में नहीं होने देंगे। जी और ये भी एक्सपेक्टेशन रहेगा कि अगर कोई हमारे स्कॉलरशिप से हमारे हेल्प से आगे बढ़ रहा है तो वो रास्ते से भटके नहीं, कल को उसे भी हमारे तरह दूसरों की हेल्प करने के लिए खड़ा होना है। और एक की हम जी हेल्प करेंगे वो फिर 10 की हेल्प करेगा, ऐसा ऐसा कुछ सेटअप हम लोग कर रहे जी, एक चेन आप क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं जो ऑलमोस्ट हो चुकी है, बस उसको और आगे बढ़ाना है। हैं। जी। जी। ओके, तो जैसे अभी काफी सारी चीजें ऑर्गेनाइज करनी पड़ती है एनजीओ में, एक्टिविटीज ऑन रखने के लिए। तो ऐसी कौन सी एक्टिविटीज ऑलरेडी हमारे ऑर्गेनाइजेशन ने ऑर्गेनाइज कर ली थी, प्रोग्राम कर लिए थे, सो दैट वो लोगों तक बात पहुंची? अ, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में एक्टिविटीज तो बहुत कुछ हमने स्टार्ट किया। हमने स्किल ट्रेनिंग से स्टार्ट किया, लाइवलीहुड। सबसे पहले क्या जरूरत है कि अगर किसी बच्चे को हम जाके पढ़ाते हैं, किसी स्लम में जाके हम पढ़ाते हैं, किसी को बोलते हैं हमारे घर आके पढ़ो, तो सबसे पहले उसका पेट भरा होना चाहिए, उसके पेट में कुछ जी होना चाहिए, तभी तो वो पढ़ेगा। तो हमने लाइवलीहुड प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, उसमें लोगों को काम करना सिखाया, तुम काम करो और
तुम्हारे काम का जो रिवॉर्ड मिलेगा ना, जो तुमको दिहाड़ी मिलेगी, जो पैसे मिलेगा, उस पैसे से तुम अपनी फैमिली को चलाओ, उस पैसे से तुम पढ़ भी लो। तो ऐसा जी कुछ मॉडल हमने बनाया था, वो काफी सक्सेसफुल नहीं रहा, क्योंकि जो बेनिफिशियरी एंड है ना, जी जिसको हम हेल्प करना चाहते हैं, ठीक है, हम्म हेल्प करने वालों की तो कमी है सोसाइटी में, कि हम्म अच्छा काम करने वाले बहुत कम लोग हैं जो सेल्फलेसली कुछ करते हैं, जो सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूशन करना चाहते हैं। लेकिन जो जी रिसीवर एंड है, जिसकी हम हेल्प करना चाहते हैं, उसमें भी जेन्युइन लोग बहुत कम है जो सच में हेल्प लेना चाहते हैं। जी लोग हेल्प नहीं लेना चाहते हैं, लोग टेम्परेरी रिलीफ लेना चाहते हैं। हाँ किसी को अगर आप ये बोलते हैं कि तुम आओ, तुमको काम सिखा देते हैं, तुम सब्जी बेच लो और तुम दिन के 500 रुपए कमा लोगे, तुम्हारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, और तुमको सब्जी लगाने के लिए भी 2-3 हजार रुपए हम दे देंगे, वो नहीं करेगा। वो बोलेगा कि मुझे आप 500 रुपए दे दो, मैं रात का खाना खा के सो जाऊं। हाँ ठीक है। मेहनत नहीं करनी होती तो घर में लोग, हाँ, लोग एफर्ट्स करना नहीं चाहते, लोग कुछ सीखना नहीं चाहते। लोग चाहते हैं कि मुझे ये राशन दे दे, मुझे ये 500 रुपए दे दे, मुझे 1000 रुपए दे दे, ये एनजीओ है, यहाँ पे, यहाँ से कुछ ले ले और हम अपने घर में सो जाएं। तो उनकी हालत जो है वो बदलती नहीं, वो वैसे ही रहते हैं। तो जी जो मेजर इसमें चेंज चाहिए, वो माइंडसेट चेंज चाहिए। लोगों के जी सोच में परिवर्तन चाहिए कि नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं मेहनत करूंगा। हाँ, मुझे मेहनत करना नहीं आता है, मेरे हाथ में कोई हुनर नहीं है, कोई स्किल नहीं है, वो एनजीओ में जाके मैं सीख लेता हूँ, मैं कंप्यूटर टाइपिंग सीख लेता हूँ, कल को मैं किसी के यहाँ डेटा एंट्री कर लूंगा, मुझे 5-7 हजार रुपए मिल जाएंगे। तो लोग, जी ऐसे सोच वाले लोग बहुत कम है। ठीक है। तो ये बहुत चैलेंजिंग है कि लोगों को उसको मेन स्ट्रीम में लाना, उसके जी स्किल के दम पे उसको खड़ा करना। लोग रिलीफ चाहते हैं, और फिर रिलीफ वाले लोग ऐसे होते हैं कि आज वो प्रॉब्लम में है, एक रिलीफ मिला, कल किसी और प्रॉब्लम के लिए वो फिर से किसी का वेट करते रहते हैं कि कोई आए और हेल्प करे। कोई क्यों आए और हेल्प करे, तुम्हें अपना हेल्प खुद करना है। ठीक है। और इसमें मेरे लाइफ से एक बड़ा एग्जांपल और कुछ नहीं हो सकता। लोगों के लाइफ में तो कुछ तो घर है, पेरेंट्स हैं, मेरा तो कुछ भी नहीं था, कुछ नथिंग जी है। और फिर भी मेरे पास एक स्किल था कि मैं 12 घंटे काम कर सकता हूँ। मेरे को काम करने से 20 रुपए दिन के मिलते थे। उस 20 रुपए में 8-10 रुपए का मैं खाना पीना खाता था, 2-4 रुपए का रेंट देता था, ऐसे ही चलता था महीने का। बहुत एक छोटे जी से कमरे में रहते थे, 10 वर्कर मिलके 200-200 रुपए महीने का रेंट देते थे। तो इस तरीके से हम जिस लेवल में थे, उस हिसाब से मैंने अपने खर्चे रखे और अपना स्किल बढ़ाया और काम किया, मेहनत किया, किसी से मांगा नहीं और मांगने वाले इंतजार में नहीं थे। तो अगर हम उस वजह से या उस मोटिव से किसी के पास जाते और वेट करते कि कोई एनजीओ आए और मुझे कुछ पैसा दे दे, मुझे बुक्स दे दे, मुझे कपड़े दिला दे, तो शायद आज हम उसी जगह पे रहते, हाँ, मांगते रहते। तो अब देखिए मेरी सिचुएशन क्या है, आज मैं इतने लोगों का देने वाला बन चुका हूँ, इतने लोगों की हेल्प कर रहा हूँ। ठीक है। मैंने जी कहाँ कहाँ की जर्नी जो की है, वो शायद बहुत अच्छे फैमिली के बच्चे नहीं कर सकते। जो स्किल्स मैंने डेवलप किया है, जो मेरी एक्सपर्टीज दूसरे कंट्री के इंजीनियरिंग सर्विसेज को भी सर्व कर रहा है, वो नहीं होता जी किसी एनजीओ और किसी के हेल्प के वेट में मैं रहता था। तो सिर्फ एक ही जो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है हमारा, कि लोग अपनी जिम्मेदारी को समझें, अपने आप पे काम करें, खुद से आगे बढ़े। कोई सपोर्ट करके किसी को आगे नहीं बढ़ा सकता है, अगर बढ़ाता भी हो तो वो बहुत टेम्परेरी है और जी खत्म हो जाएगा बहुत जल्दी, बहुत बहुत बड़ा वो नहीं चलेगा। इसलिए लोग अपने दम पे खड़े हों। और कुछ चीजें हैं जो सोसाइटी में ऐसे चलानी पड़ती है, जैसे हम लोग बुक्स बांट देते हैं, किताबें बांट देते हैं, सैनिटरी पैड बांट देते हैं। ठीक है। जी वो पर्पज सॉल्व नहीं कर रहा है, लेकिन टेम्परेरी रिलीफ दे रहा है, और उस रिलीफ की वजह से लोग हमसे जुड़ते हैं। तो उन्हीं लोगों जी को हम फिर बोलते हैं कि आ जाओ हमारे सेंटर पे, हम लोग कैंडल्स बनाना सिखा रहे हैं, सीख लो, कैंडल्स बनाओ दिवाली में। और आप इस बात को जान के मुझे भी बहुत प्राउड होता है कि उन्हीं स्लम में से कुछ बच्चियों को हमने सैनिटरी पैड्स बनाना सिखाया, और वो हमारे वाह सेंटर पे वो लोग बना रहे हैं। और जो वो पैड हैं, वो अभी अमेजोन पे भी लिस्टेड है, अगर आप ब्लूम सैनिटरी पैड सर्च करेंगे तो। और ये ओके पैड्स हमने 10,000 से ज्यादा पैकेट पूरे कंट्री में डिस्ट्रीब्यूट किया है। और ये उन्हीं वाह बच्चियों ने बनाया है जो कल तक उस स्लम में रहते थे। आज उनके पास 6,000 रुपया महीने का सैलरी भी है।
वो पैसे कमाते भी हैं, और वो जो है उनके बनाई चीजों को सोसाइटी में रिस्पेक्ट भी है। तो ये इतना बड़ा चेंज कैसे आया? जब किसी ने कुछ हाथ लगाया, कुछ करने की कोशिश की। जी अगर हम सिर्फ बातें करें, सिर्फ अच्छे मोटिवेशंस दें लोगों को, तो उससे सॉल्व जी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। सॉल्व नहीं उससे होगा जब हम कुछ स्टार्ट करें, लोग अपने आप एक्चुअली जुड़ेंगे और चेंज अपने आप आएगा। जी। तो जैसे अभी ये एनजीओ को स्टार्ट करने के लिए काफ़ी सारी मुश्किलें आपने देखी होंगी। कुछ ऐसे ऑब्स्टेकल्स, कुछ ऐसे डिफिकल्टीज, क्योंकि एनजीओ ऐसे अपने आप तो नहीं शुरू हो जाता है, उसके पीछे काफ़ी मेहनत लगती है। तो ऐसी क्या प्रॉब्लम्स आपने फेस की थी एनजीओ को शुरू करने के लिए? क्योंकि एनजीओ एनजीओ शुरू करना और एनजीओ के बारे में सोचना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जी, है। क्योंकि जो लोग एनजीओ चला रहे हैं और जो लोग एनजीओ खोल रहे हैं और जिसके मन में एनजीओ खोलने का कुछ है और एनजीओ स्टार्ट करने का है, वो लोग एक्सपर्ट नहीं है उस फील्ड पे। ठीक है, उनके पास कोई वैसी डिग्री नहीं है जिसमें ये लिखा हुआ है कि ऐसे तुम एनजीओ चला सकते हो। कोई ऐसा जी, यूट्यूब वीडियो नहीं है जो देख के तुम एनजीओ चला लो। ठीक है, एनजीओ बनाना, एस्टेब्लिश करना, रजिस्ट्रेशन कराना, ये सिंपल है। या तो आप जो भी रजिस्ट्रार है उसके पास जाके करा ले, ठीक है, फ्री में हो जी, जाएगा। या किसी एजेंट को दे दें 5-7 हज़ार रुपये, वो घर बैठे कर देगा। तो एनजीओ खोलना एक तो बहुत इजी स्टेप है। ठीक है, और एनजीओ को रन करना फिर वो डिफरेंट है, क्योंकि वहां पे लोग खोलते हैं इमोशन में आके कि नहीं, जी, मुझे मेरा इमोशन है सोसाइटी में लोगों के लिए, मैं चाहता हूँ कि किसी की हेल्प हो, और इसलिए मैं अपना एनजीओ शुरू करना चाहता हूँ, मैं दूसरों की हेल्प करना चाहता हूँ। तो मुझे किसी जी, से एम्पैथी है, मैं किसी को दुख में नहीं देख सकता, मैं किसी को प्रॉब्लम में नहीं देख सकता, इसलिए मैं एनजीओ करना चाहता हूँ। लेकिन ये क्या इमोशन से ही चलेगा? नहीं चलेगा इमोशन से। बहुत सारे पेपर वर्क है, बहुत सारा रिक्वायरमेंट है, बहुत सारे रिसोर्सेज चाहिए। तो जब मैंने किया था स्टार्ट, मैं 2017 में इसको रजिस्ट्रेशन किया था, और उस टाइम पे मैं इंडिया में भी नहीं था, जर्मनी में था। नवंबर 2017 में हमने इसको रजिस्टर किया। जून से हमने प्रोसेस स्टार्ट किया था, वो 6 महीनों में रजिस्ट्रेशन होके मिला। और बहुत सारे धक्के खाने पड़े, बहुत पैसे देने पड़े, बहुत अननेसेसरी, क्योंकि इंफॉर्मेशन नहीं है, नॉलेज नहीं है ना। हम लोग उस सेक्टर के नहीं है, तो लोग गुमराह करने वाले बहुत होते हैं, लोग भटकाने वाले बहुत होते हैं, लोग खाने वाले बहुत होते हैं। तो बहुत मुश्किल से हमने उसको रजिस्टर कराया। फिर कुछ हमने सेंटर खोले, मैंने कुछ एम्प्लॉई को रखा। अब मैं इतने लोगों का और ये सारा जो एक्सपेंडिचर है वो कैसे होगा? तो जी, एक ही सोर्स था कि क्योंकि मैंने स्टार्ट किया और मेरा विजन है कि मैं किसी के लिए कुछ करूं, तो फिर मैंने अपनी सैलरी से 3-3 लोगों को सैलरी दिया, रेंट दिया, वहाँ का कंप्यूटर जी, खरीदा, प्रिंटर खरीदा, सारा एक्सपेंडिचर जो मैंने किया। चाहे और ये सब रिसोर्सेज भी कैसे बने, क्योंकि मेरे पास तो कुछ नहीं था। ठीक है, मैंने पढ़ाई भी स्कॉलरशिप से किया या बैंक लोन से किया, और कुछ नहीं होने के बाद भी इतना कुछ कैसे किया? क्योंकि मैं चाहता था करना, तो जी, उसके लिए रास्ते बने। ठीक है, तो उस टाइम पे और उन दिनों मैं बाहर रहता था इंडिया के, तो कुछ मुझे अच्छे पैसे मिल जाते, तो उसमें से मैंने चैरिटी किया। ठीक है, तो ये नहीं था कि एनजीओ बना के या मैं ये वेट करूं कि कोई आए और कोई साथ दे, कोई मदद करे, और तब हम किसी की हेल्प करें। तो क्योंकि मैं अपनी साइड से करना चाह रहा था और मेरे पास रिसोर्सेज नहीं थे, तो वो रास्ते बने कि चलो मैं इंडिया में इतना नहीं कमा सकता, मैं बाहर से कमा लेता हूँ। ठीक है, वो भी बिल्कुल, आ, संजोग बना, है ना, क्योंकि मैं चाहता था ऐसा करना। तो जी, फिर रिसोर्सेज भी आए, कुछ दिन तक ऐसे चला। फिर बीच में और भी दिक्कतें आई, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम एनजीओ में इंफॉर्मेशन की कमी है। जो लोग एनजीओ स्टार्ट करते हैं उनके पास पूरी इंफॉर्मेशन नहीं है, और कोई भी जी, ऐसा डोमेन नहीं है। अगर आप इंटरनेट सर्च करें, कहीं भी सर्च करें, कोई किसी भी जगह पे पूरी इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई है कि कैसे एनजीओ तुमको चलाना है, कैसे तुम्हें, सब सब रैंडम चला रहे हैं। और इसमें अननेसेसरी के बहुत सारे एफर्ट्स वेस्ट होते जी, हैं। ये हमारे साथ भी हुआ, बहुत सालों तक हम लोग परेशान होते रहे। कभी पूरा दिन में दे रहा हूँ, कभी मैं पूरा रात एनजीओ में लगा हूँ, कभी मैं 2-2 काम एक साथ कर रहा हूँ, कभी मैं 3-3 लैपटॉप एक साथ चला रहा हूँ।
तो मुझे अपने ऑफिस का भी देखना है, मुझे इधर का भी देखना है, मुझे फैमिली का भी देखना है। तो थोड़े टाइम तक तो मैं फैमिली को बहुत कम टाइम दिया, ठीक है। जी तो बहुत स्ट्रगल रहा इसको स्टैब्लिश करने में। फिर बाद में आ, ये सब बंद भी हो गया 2018 के एंड में शायद, पूरा ऑपरेशंस बंद हो गया, हम लोग कुछ नहीं करते थे, बस एक नाम के लिए था। और मुझे भी बहुत रिग्रेट होता था कि मैंने क्यों ही ये एनजीओ रजिस्टर करा लिया, अच्छा खासा मेरे कॉर्पोरेट में जॉब है और मैं उधर फोकस करूँ और मैं उधर ग्रो करूँ, क्यों इस एनजीओ सेक्टर में। और ये बहुत करप्ट है, क्योंकि अगर आप एनजीओ का नाम लें तो लोग सबसे पहले यही सोचते हैं कि ये एनजीओ फ्रॉड है कि अच्छी है। जी तो जो फ्रॉड क्यों आता है, कोई अगर अच्छा काम है तो हाँ क्योंकि बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉड है। तो जी कोई अच्छे एनजीओ भी, अब क्या आप ऐसा बोलते हैं कि ये कोलगेट की कंपनी है, कोलगेट का टूथपेस्ट, ये फ्रॉड है कि असली है? नहीं बोलेंगे ना आप। हाँ, या आप बिल्कुल नहीं। कभी नहीं बोल सकते। आप कोई फर्नीचर लाते हैं, फर्नीचर दुकान वाले को कभी फ्रॉड बोलेंगे ये फ्रॉड है कि असली फर्नीचर वाला है? नहीं ये एमआई का मोबाइल असली है फ्रॉड है, एमआई कंपनी असली है फ्रॉड है? आप नहीं बोलेंगे ऐसा, क्योंकि ऐसा नहीं है। लेकिन एनजीओ के सेक्टर में सबसे पहले यही है कि एनजीओ असली है या फ्रॉड है, फ्रॉड है जी या जेन्युइन है। आएगा ना, जी क्योंकि यहाँ पे फ्रॉड बहुत है, ठीक है। जी और इस वजह से जो अच्छे लोग हैं उसको भी एक डाउटफुल नजरिए से देखा जाता है। तो जी बहुत बहुत कुछ हमको भी अभी भी फेस करना पड़ता है। अभी भी लोग आके कुछ भी, मतलब उनके मन में जो भी चलता है बोल के चले जाते हैं। हमारे वॉलेंटियर्स काम करते हैं, उसको लोग कई बार रिव्यूज कर जाते हैं। और ये बहुत, मैं हैरान होता हूँ कि लोग जो अ, ये दिखाते हैं कि मैं फॉरेन में, मैं लंदन में पढ़ता हूँ, मैं यूके में पढ़ती हूँ, मैं ऑस्ट्रेलिया में पढ़ती हूँ। ये लोग, कल भी मैं एक का मैसेज देख रहा हूँ, हमारे एक फीमेल टीम टीम मेंबर को अब्यूज कर रही है। तो मतलब अच्छा लोग इस लेवल के गिरे हुए हैं कि उसके अंदर जो कूड़ा भरा रहेगा वही दूसरे के लिए निकालेंगे, ठीक है। जी लेकिन इस सब के बीच में, इस गंदगी के बीच में, ये एक करप्ट एनवायरनमेंट, करप्ट जो एक बेसिक एक डेफिनेशन है ना एनजीओ का, जी आइदर जी एनजीओ इज जेन्युइन और करप्ट। तो इस बीच में मैं एक ऐसा सिस्टम खड़ा किया है कि जिसको कोई उंगली नहीं उठा सकता, जिसको कोई ये नहीं बोल सकता कि हाँ इस एनजीओ ने हमारा ये लिया है और हमसे ये प्रॉमिस किया था और ये डिलीवर नहीं किया, ठीक है। हाँ क्योंकि हमने हमारे वॉरियर्स बनाए हैं, ठीक है। हमने जी हमारे मेरे जैसे लोग बनाए हैं कि जो अपना दिन रात दे रहे हैं और उनको कुछ नहीं चाहिए, उनको ना पैसा चाहिए, उनको ना कोई रिकॉग्निशन चाहिए, उनको ना कोई सर्टिफिकेट चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। वो इसलिए कर रहे हैं कि वो दूसरे के लाइफ में कुछ काम आ सके, ठीक है। जी तो मतलब हर तरीके का स्ट्रगल था। तो बाद में ये सब इजी तब हुआ जब बहुत सारे लोग मेरे जैसे, है ना, बहुत सारे लोग जो सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहते हैं, वो जब हमारे साथ जुड़े और वो लोग जी आज दिन रात एक कर रहे हैं। तो हमारा जो सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है, ये वही लोग हैं जिसको मैंने एक कोर टीम फॉर्म किया। तो उसके जो जो 10-20 मेंबर्स हैं, तो वो जी लोग, वो सारे ही कॉलेज स्टूडेंट हैं। कोई एक्सपर्ट नहीं है, किसी के पास डॉक्टरेट नहीं है, किसी के पास एनजीओ में एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन वो जी लोग काम करके और उन्होंने जो गेन किया है अपना स्किल, उन्होंने जो अपना एक्सपीरियंस से जो एक एक सेटअप बनाया है, तो जी वो सेटअप आज आज बहुत इजी हो गया है इसको चलाना। और बहुत प्राउडली मैं बता सकता हूँ कि हमारे पास जो 15 साल की बच्चियां होती है, मतलब 10th का एग्जाम देने वाली, वो लोग एमबीए और एलएलबी और एमटेक वालों को ट्रेनिंग देता है कि देखो ऐसे काम होता है, तुमको प्रैक्टिकल लाइफ में ये सीखना चाहिए, तुमको सोशल वर्क में ये सीखना चाहिए। लोग वाह सोशल वर्क की बड़ी बड़ी डिग्री करके, जो मास्टर्स और बैचलर्स इन सोशल वर्क करके जो नहीं सीख पाते हैं, हमारे यहाँ ये 10th और 12th के जो बच्चे जो कर रहे हैं और ऐसे हजारों लोगों को लीड करते हैं। एक एक जो बच्चे हैं उसके अंदर 100 लोगों की टीम है और वो उसको सिखाते हैं कि तुम देखो ऐसे नहीं, ऐसे चलो, ये काम होता है, ये तरीका है काम करने का। तो ये जो चेंज जी है, ये बहुत बहुत बड़ा चेंज है कि एक बच्चा और एक एक मास्टर्स उसको वो समझा रहा है। काफी यूनिक चेंज है क्योंकि बहुत हार्डली आपको देखने मिलेगा क्योंकि छोटों को छोटा ही माना जाता है कहीं पर भी गए तो। बट एनजीओ में अगर किसी बड़ों को नॉलेज देने वाले छोटे हैं तो मैं समझ सकती हूँ कि यूथ में इतना ज्यादा पावर है, इतना ज्यादा पोटेंशियल है, वो कुछ भी कर सकते हैं। तो इसका सिर्फ रीजन यही है कि जो 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 खुद को बड़े समझते हैं, जी उन्होंने कभी बड़ों वाला काम नहीं किया, ठीक है।
बड़ा आपके फैमिली में आपके फादर बड़े इसलिए कि उन्होंने सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली हुई है, ठीक है। जी ऐसे जी ही कोई बड़ा तब है जब उसने सबकी जिम्मेदारियां ली है, सबके बारे में जी सोचता है, दूसरों की केयर करता है, वो बड़ा है। जो अपने घर में बैठा हुआ है और रजाई में सो रहा है और पड़ोस में आग लग रही है किसी के घर में और वो खुश हो रहा है कि अरे मेरा घर तो बच गया, मेरा घर तो बच गया, भगवान का थैंक्स, मेरा घर बच गया। और जी उसको पेन नहीं है कि पड़ोसी के घर में आग लग गया, ठीक है। जी तो वो इंसान जो है कभी दूसरे के लाइफ को लेकर, दूसरे के रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लेकर के खुद को अकाउंटेबल नहीं समझ रहा है, खुद को खुद ये रियलाइज नहीं कर रहा है कि किसी दूसरे के लाइफ की प्रॉब्लम भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो जब जी वो नहीं करेगा तो उसके पास पेपर की बड़ी डिग्री हो सकती है, चाहे वो इंजीनियरिंग हो सकता है, डॉक्टरेट हो सकता है, पीएचडी हो सकता है, एमफिल हो सकता है, एमबीए हो सकता है, तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन उसके पास वो स्किल नहीं रहेगा जो ये काम करने वाले, जो 15 साल के जो बच्चे हमारे काम कर रहे हैं, जो इतने लोगों जी की हेल्प कर रहे हैं, और उनके लाइफ का जो एक्सपीरियंस है, वो बड़ी डिग्री वाले और शोरे लोग जो जो जिसको फर्क नहीं पड़ता है कि रोड साइड में एक आदमी का एक्सीडेंट हो गया और मैं उठा नहीं सकता क्योंकि मुझे डर है कि कहीं मैं ना फंस जाऊं। तो जो जी इस जी इस फीलिंग वाले लोग हैं उसके लाइफ में लर्निंग कहाँ से आएगी? लर्निंग तो तभी आएगी जब आप कुछ करेंगे, कुछ हाथ जी लगाएंगे कहीं। और मैंने अब एक प्लेटफॉर्म दिया है कि सभी को कि तुम लोग कुछ करो, तुम लोग खुद जी से करो। कुछ भी नहीं है ऐसा कि जो नहीं कर सकते हो, बस हाथ को लगाओ। और ये लोग करते हैं और इन्होंने सीखा है, और तभी है इतने बड़े लोगों को भी सिखा देते हैं जो जो ये बोलते हैं कि मेरे जी पास बड़ी डिग्री है। जी। तो सर बेसिकली अभी कोविड शुरू हुआ उसके पहले से ही थोड़े बहुत रिसोर्सेज के इश्यूज रहे होंगे। तो जैसे कोविड और हाँ बढ़ा रिसोर्स। तो रिसोर्सेज कम हुआ, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी क्रिएट हुई होंगी, बहुत सारी तकलीफें उस टाइम पे और झेली गई होंगी आपसे। तो उस टाइम पर नीडफुल लोगों के तरफ जाना, उनको चीजें प्रोवाइड करना, जैसे जैसे आपने बताया कि कोविड की वजह से बहुत से लोगों को तकलीफ हो रही थी, लोग हॉस्पिटलाइज थे, किसी की डेथ की प्रॉब्लम थी, किसी को हॉस्पिटल फीस नहीं देना हो रहा था, मेडिसिन वगैरह। तो ऐसे लोगों तक आप पहुंचे कैसे, और कोविड के सिचुएशन में ये सारे रिसोर्सेस आपने प्रोवाइड किए कैसे? देखिए वही मैं हर चीज को एक ही आंसर है, ठीक है, जी कि जिम्मेदारी लेना, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, ठीक जी है। अगर हमने उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कि आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर हेल्पिंग 20 पीपल, 20 फैमिलीज, या तो आई विल अरेंज द रिसोर्सेस, या रास्ते खुद बनेंगे, ठीक है। तो हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कि नहीं, लोग परेशान हो रहे हैं। 25 मार्च आई थिंक 2020 को पूरा कंट्री में लॉकडाउन हो गया था, लोग जहाँ थे वर्कर्स वहीं फंस गए थे। लोगों के जी पास कोई कुछ लोग रास्ते में फंस गए थे, कुछ लोगों को लैंडलॉर्ड परेशान कर रहा था, जहाँ पे रेंट नहीं दे पा रहे थे, फैक्ट्रियां बंद हो गई थी, काम बंद हो गया था। तो हमने जी जिम्मेदारी ली, हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कि नहीं, हमें इनको हेल्प करना है, चाहे जैसे हो। हमारे पास कुछ भी नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन हमारे पास एक विल है कि हम हेल्प करेंगे, ठीक जी है। तो जो विल है ना, वो वही सबसे बड़ी चीज है। और उससे फिर हमने एक पिछले साल भी हमारा हेल्पलाइन चल रहा था, उस पर दिन भर कॉल्स आते थे। और फिर हम जी लोग ये इंश्योर करते थे कि जिसका भी कॉल आ रहा है हम किसी को इग्नोर नहीं करें, वेरीफाई करें नीड को। और आप हैरान हो जाएंगे कि इंडिया के हर एक पार्ट से, मतलब तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, आंध्रा, उड़ीसा, बिहार, झारखंड, दिल्ली और असम और जम्मू, इवन हर जगह के लोग, मतलब कश्मीर, इधर से भी हमारे पास फोन आते थे कि हम लोग का काम बंद हो गया है, कुछ नहीं है, फंसे हुए हैं, कुछ खाने पीने का हमको अरेंज करा दीजिए। तो अब उस हम्म समय में हमारे पास उस लोकेशन पे वॉलेंटियर भी नहीं, तो हम कैसे हाँ हेल्प करते किसी का, ठीक है। लेकिन जी हमने जो सोचा था कि हेल्प करना है तो तरीके तो बनेंगे। अगर जी अगर हम प्लान करेंगे, अगर हमने कुछ संकल्प लिया है कि नहीं मुझे किसी की हेल्प करना है, जैसे तो अपने आप रास्ते बने। तो फिर हम लोगों ने क्या किया कि उन लोगों के डिटेल्स को वेरीफाई करना स्टार्ट किया, जो भी कॉल्स आते थे। कई बार जी लोग फायदा भी उठाते हैं और अभी भी फायदा उठाते हैं लोग। एक फैमिली में हम एक आदमी की हेल्प कर देते हैं, फिर उसका बेटा भी आ जाता है, फिर वो बोलता है कि हम अलग फैमिली में रहते हैं। तो लोग जी हमारा मिसयूज भी करते हैं, और कई बार मिसयूज हो भी जाता है, हम लोग इमोशन में आके, या इतना समय नहीं होता है क्योंकि बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स आती है।
तो हम्म, हम लोग कर देते हैं, फिर बाद में पता चलता है कि अरे ये तो ऐसे नहीं था, ठीक है। लेकिन जर्नी है, हर तरह के लोग मिलेंगे आगे बढ़ने में। तो फिर हमने क्या किया कि लोकल जो रिटेलर्स थे, हम्म, शॉपकीपर्स, उनको कांटेक्ट करना शुरू किया कि आप जो है हमारे पास इस आपके लोकेशन से कॉल आया है और इस पर्सन को रिक्वायरमेंट है, और जी, ये आपको हम ऑनलाइन पेमेंट कर देते हैं, आप उनको ग्रोसरी दे दो, खाने पीने का सामान दे दो, जो भी उनको चाहिए दे दो। हमने सबसे पहले ये फ्रीडम रख दिया कि जो घर में नहीं है, जो जरूरत है वो ले लो, ठीक है, जी, अपने चॉइस का ले लो। हम लोग कुछ 700 रुपीज ट्रांसफर करते थे, अभी भी वही करते हैं। तो हम लोग वाह, लोकली दुकान में दे देते थे पेमेंट, और वो लोग वहां से कलेक्ट कर लेते। तो इस तरीके से आ, ये आगे बढ़ा। तो आज हमारे पास डेटा मेंटेन है, जिन जिन लोगों की जी, हमने हेल्प की है, पूरा टीम, 50 लोगों की टीम इस पे काम करे, और 1500 हम्म, ऐसे फैमिली का मेरे पास डेटा है जिसको हमने हेल्प किया, जो इस पूरे कंट्री के अलग अलग पार्ट, जो कॉल्स हैं, कॉल रिकॉर्डिंग है, फोटोग्राफ्स है, बिल है, ट्रांजेक्शन जो हमने किया था उसका स्क्रीनशॉट है, तो सारा हम्म, एक हो गया। जी, और आगे ओके, भी बहुत कुछ करना है अभी तो। अ, बिल्कुल। एनजीओ देखिए। है तो इसको तो आगे बढ़ाना ही पड़ेगा। जी जी। जी, तो अगर कुछ प्रोग्राम्स आपने ऑर्गेनाइज किए हैं जिसमें काफी अच्छा डेवलपमेंट लोगों का हो रहा है, तो मैं ये जानना चाहूंगी कि करियर गाइडेंस प्रोग्राम जो है, ऑब्वियसली आप जिन लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, काम करवा रहे हैं उनसे, सो दैट उनको समझ में आए कि पैसा कमाना क्या होता है, क्योंकि ऐसे ही फैक्ट्री में जाकर काम करना उसमें कुछ नहीं मिलता है, सबसे कम पैसा तभी मिलता है हाथ में। तो जब वो कुछ कमा सकते हैं, खुद से कमा रहे हैं और जी रहे हैं अपनी लाइफ, तो इसमें इन्हीं लोगों को अगर आप करियर गाइडेंस प्रोग्राम के थ्रू इनको अगर एक्नॉलेज करोगे, तो मुझे जानना है कि करियर गाइडेंस प्रोग्राम में आप क्या क्या चीजें इन्वॉल्व करते हो, सो दैट उनको समझ में आए कि कैसे करियर चूज करना चाहिए। ठीक है। इसके दो तरीके हैं। हम लोग जी, कर रहे हैं, एक तो हमारा जो हेल्पलाइन है उसमें हम्म, हमारे एक्सपर्ट्स जी, असेस करते हैं लोगों की रिक्वायरमेंट क्या है, लोगों की जरूरत क्या है, उसको क्या करना हम्म, चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। एक तो हमारा जी, हेल्पलाइन के थ्रू चल रहा है। दूसरा ये है कि हम जी, लोग टाइम टाइम पे सेशंस रखते हैं, वेबिनार्स रखते हैं, और हम लोग बाहर के भी जी, एक्सपर्ट्स को बुलाते हैं। कुछ कंपनीज है जिसके साथ हमारे टाई अप है, तो वो लोग कैरियर काउंसलिंग सेशन करते रहते हैं। तो पूरा हमने एक एक डिपार्टमेंट बना रखा है कि लोगों को राइट टाइम पे राइट इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए। जी, टैलेंट हर किसी में है, उतना ही टैलेंट है, लेकिन जिसको अपॉर्चुनिटी मिल जाती है और जिसको ये पता चल जाता है कि करना क्या है, वो कुछ कर लेता है। ठीक है, जिसको हाँ, इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है, जिसको हम्म, गाइडेंस नहीं मिलती है, जी, फिर वो अननेसेसरी एफर्ट्स करता है, जिसका कई बार जी, सक्सेस मिल जाता है, कई बार वो खराब हो जाता है, कुछ नहीं मिल पाता। तो हमारा जो प्रोग्राम है ये दोनों तरीके से काम करेगा, हेल्पलाइन के थ्रू, और दूसरा जो ऑनलाइन जो ट्रेनिंग्स हैं इसके थ्रू। तो जो भी लोग हम तक जी, आएगा, और हम लोग इंश्योर करेंगे कि वो अपने करियर में एक्सेल करे, जी, और वो दूसरे के लाइफ में भी आगे चल के हेल्प करे। लेकिन लोग जो है, बिल्कुल, ऐसा होना चाहिए कि वो कुछ करना चाहिए, कुछ मेहनत ही होना चाहिए। अगर कुछ कोई आता है कि हवा में मुझे कुछ हो जाए, तो ऐसा हमारे पास कोई जादू मंत्र नहीं है। कोई कोई सक्सेस का एक कोई सिंपल तरीका नहीं है। है, एक डिफाइंड वे नहीं है कि तुम ऐसे चलोगे और तुम कामयाब हो जाओगे, ऐसा कुछ नहीं है। तुमको एक्सपेरिमेंट्स खुद से करना पड़ेगा, और तुम्हें खुद का फाइंड करना पड़ेगा कि तुम्हारा तुम्हारा जो एक्सपर्टीज है वो किस चीज को जी, कनेक्ट कर रहे हैं, और उसमें आगे बढ़ोगे तो कामयाब। और कामयाब होना भी एक जर्नी है, वो एक जी, मंजिल नहीं है, ठीक है। कोई समझता जी, ये है कि हमने इतना कुछ कर लिया, मैं कामयाब हो गया हूं, अगले दिन वो सब कोलैप्स हो जाएगा और वो सुसाइड कर लेगा, डिप्रेशन में चला जाएगा। तो उसको अगर जो मंजिल समझता है, जिसको उससे अटैचमेंट है, वो जी, स्ट्रेसफुल है। लेकिन जो उसको जर्नी समझ रहा है कि आज मैं यहाँ तक आया हूँ,
कल मैं इससे आगे जाऊंगा और ये इससे पीछे भी मैं गया तो यहाँ तक मैं वापस खड़ा कर लूंगा, क्योंकि मैंने खुद ही ये सब किया। तो वो डिप्रेशन नहीं होगा, वो स्ट्रेस में नहीं जाएगा, वो टेंशन में नहीं जाएगा, सुसाइड नहीं करेगा। तो हम लोग एक वॉरियर बनेंगे जो भी साथ आ रहा है। जी बिल्कुल। सर फिर ये सेशन का अभी एक लास्ट क्वेश्चन है। मैं चाहूंगी कि मुझे एक ऐसा अच्छा फीडबैक मिले आपसे। ये जो मैंने एक इनिशिएटिव शुरू किया है, टॉक शो शुरू किया है, मेरा इसके पीछे मोटो ऐसा है कि जिन लोगों को लोग जानते नहीं है, जिनकी जर्नी काफी अलग है, लेकिन उनको कोई पूछता नहीं है क्योंकि उनकी लाइक वो अपने लाइफ में कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं, लेकिन किसी को नहीं पता होता है कि ऐसी सारी चीजें उन्होंने अपनी जिंदगी में देखी है, तब जाकर उन्होंने कुछ बड़ा किया होता है। तो एवरी वन हैव देयर ओन स्टोरी। तो मेरा ये मोटो जैसे दिमाग में आया तो मैंने ये टॉक शो शुरू किया। सर आई वुड रियली लव टू नो फ्रॉम योर साइड कि कैन यू टेल मी, कैन यू गिव मी फीडबैक ऑन द लेजेंड टॉक शो। देखिए, आपका ये बहुत अच्छा है। आपका काम जो आपने सोचा है कि जिन लोगों की स्टोरी किसी को इंस्पायर कर सकती है, उसको एक जी प्लेटफॉर्म पे लाके और उनके मैसेज को लोगों तक पहुंचाना, ठीक है, जी ताकि जो लोग हैं वो उनसे कुछ लर्न करें और अपने आप को अच्छा बनाएं, आगे बढ़ाएं और जी उनके जैसा बने, है ना, उनसे बेटर बने। मैं तो जी हमेशा ये चाहता हूँ कि आप कोई मुझसे अच्छा बने। मेरे लाइफ में बहुत सारी गलतियां हो गई है, लोग वो जी गलती नहीं करें और अच्छे बने। तो इसी तरीके से अगर हम दूसरों के एक्सपीरियंस से कुछ सीखते हैं, तो हमारा टाइम जो वेस्ट होना होता है अपने एक्सपीरियंस करके और एक्सपेरिमेंट करके वो बचता है। तो जी आपका ये टॉक शो है, ये लोगों के लिए एक लर्निंग देगा और दूसरे को एक्सपीरियंस, जो भी सक्सेसफुल पर्सन है या जो भी स्ट्रगलिंग पर्सन है, और जी नॉट ओनली सक्सेस स्टोरी, फेलियर स्टोरी भी बहुत जी इम्पोर्टेंट है। तो बहुत ज्यादा। उनको भी आप प्लेटफॉर्म दीजिए। और जी बिल्कुल। हमेशा हर फेलियर के बाद ही सक्सेस आता है। हमने अगर आज एनजीओ एस्टैब्लिश किया तो ये कम से कम 5 बार फेल हुआ, ठीक जी है, और हर फेल के बाद हमने एफर्ट्स किया, कुछ सीख सीख के, तो अभी अभी सब चल रहा है और आगे भी कुछ टफ टाइम आ सकता है। तो बिल्कुल। आप इस तरह के लोगों की जर्नी आप सामने लाते हैं, तो डेफिनेटली सोसाइटी को और यूथ को स्पेशली मोटिवेट जी करेगा और एक जी चेंज लाएगा। और हमारी जी विशेष आपके साथ है, आप इसको कंटिन्यू रखें। और हमारे ही बहुत सारे वॉलंटियर्स होंगे जी जिनको आप इनवाइट कर सकते हो, जिन लोगों ने बहुत कुछ किया है, बहुत स्कूल के साथ, जो मैं इस बच्ची का बात बता रहा हूँ, बहुत ऐसे जी लोग हैं जो जो अपने पढ़ाई, अपने करियर, अपने एग्जाम के साथ हमारे साथ दिन रात वॉलंटियरिंग करते रहे। बाद में पता चला कि उसका जो है 3 3 कंपनी में प्लेसमेंट्स हो गया, उसका जॉब लग गया। और बाकी लोग जो ये डर रहे हैं कि अरे मेरा तो फाइनल ईयर है, मैं अगर पढ़ूंगा और मैं एनजीओ में काम करूंगा तो मैं अपनी पढ़ाई में फेल हो जाऊंगा, जी मेरा फैमिली और बाकी प्रेशर है। तो हमारे पास ऐसे एग्जाम्पल पड़े हैं कि जो ये सब करते हुए भी अपने लाइफ में बहुत आगे बढ़े। तो ऐसे जी लोगों मैं को आप चाहूंगी डेफिनेटली सर इस कि अपने आप प्लेटफॉर्म के मुझे थ्रू सजेस्ट ला करें। सकते मैं उन लोगों को जरूर अपने प्लेटफॉर्म पे लेना चाहूंगी क्योंकि मेरा काम ही वही है, मैं खुद इंस्पायर हूँ और लोगों को भी इंस्पायर कर सकूं। हर तरीके की स्टोरी मुझे वेलकम है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप प्लीज रेफर कीजिए। ऑब्वियसली मुझे बहुत ज्यादा खुशी होगी कि आप रेफर करेंगे और मैं उनका स्टोरी सामने लाऊंगी सबके। हैं। जी 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 बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू थैंक यू सो फॉर मच इनवाइटिंग मी। सर। मोस्ट वेलकम सर, बिकॉज बहुत जरूरी था एनजीओ के बारे में लोगों को बताना और उसकी रियलिटी के बारे में पता चलना। So thank you so much, sir, once again, and I would love to call you again on the at some any other topic related to NGO issues or something like that. So जैसे ही आपको ऐसा लगता है कि हाँ हमें इस बात पे चर्चा करनी चाहिए या फिर इस टॉपिक पे चर्चा करनी चाहिए, तो जस्ट लेट मी नो सर। हम लोग वापस लाइव जाएंगे और लोगों को अवेयरनेस देंगे। यस श्योर। थैंक यू सो मच सर। Thank you for all the audience. If anyone need any kind of support, just call our helpline number 9811602160 and यस सर। हम लोग ये पब्लिश करते हैं अपने सोशल मीडिया हैंडल से। एनी टाइम इफ यू come to यस YF सर। handles, everything will be available. थैंक यू सो मच सर। Thank you. थैंक यू सर, बाय सर। Bye.
Yes, guys. This was really productive, amazing, and totally different experience for me. Uh, Talking to a person who is a founder of an NGO, it's like you get to learn a lot. And I really learned something from him because he said, like, if you want to plan your success story, there are going to be failures. So everywhere, whenever I take any person as a guest on the talk show, they have this one thing to say that, okay, never stop, get into it. Try to move your hands and legs so that it really appears to be the best one for you. So just keep going, never stop, and always believe in yourself and focus. Never get away from your motive. And that is the only funda, that is the only way to reach to your success. So thank you so much, guys, once again. And I will be coming with the next guest on a Saturday or a Sunday as uh, possible. So again, thank you so much for always supporting me. Thank you so much for always being connected, staying live, and watching my people's story on the Legit Talk Show. I'll see you next time. Bye. Namaste.